Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss central tendency and dispersion. When we talk about central tendency, so basically we are talking about the three most important elements of central tendency. One is mean, one is median, and the third one is mode. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मीन, मीडियन और मोड के बारे में और इसके दरमियान में रिलेशनशिप भी देखेंगे। ऑफ कोर्स हमने जब डेटा को डिस्कस किया था तो डेटा हमें दो तरह का नज़र आया था, एक अनग्रुप्ड डेटा था और एक ग्रुप्ड डेटा था। जब ग्रुप डेटा की बात करते हैं तो उसका मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और अनग्रुप्ड डेटा कंपैरेटिवली इजी है। तो आज का जो मेजरली हमारा फोकस होगा दैट इज़ ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और हमारा फोकस होगा अनग्रुप्ड डेटा पे। कुछ बातें हम ग्रुप डेटा से भी करेंगे लेकिन ज़्यादा डिटेल में जो बात होगी वो अनग्रुप्ड डेटा पे होगी। सबसे पहले बात करते हैं मीन के बारे में। The mean for ungrouped data is obtained by dividing the sum of all values by number of values in the data set. Thus, mean of the population is equal to mu, which is equal to summation x divided by n. Mean for sample data is x bar, which is equal to summation x divided by n, where x bar is the sum of all values, n is the population size, and small n is the sample size, mu is the population mean, and x bar is the sample mean. अगर मीन की बात की जाए तो मीन बेसिकली वो एवरेज है जो हम डेली लाइफ में भी कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 80 मार्क्स हों, सेकंड सब्जेक्ट में 90 मार्क्स हों और थर्ड में 70 मार्क्स हों और आपसे आपकी एवरेज पूछी जाए तो आप तीनों को प्लस करके उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। दैट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो मीन एक्चुअली वही एवरेज है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मीन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको प्लस कर दिया जाता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर कैलकुलेशन पॉपुलेशन की बेस पे है, हमने पॉपुलेशन और सैंपल का भी डिफरेंस देखा है पिछले लेक्चर्स में। अगर पॉपुलेशन का मीन है तो उसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं और दैट इज म्यू, और इसका फॉर्मूला है समीशन एक्स ओवर एन, यानी कि वही बात है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, और पॉपुलेशन में नंबर ऑफ वैल्यूज हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसी तरह अगर सैंपल का मीन है तो सैंपल के मीन को हम एक्स बार से एक्चुअली डिनोट करते हैं और इसका भी फॉर्मूला वही है, और सैंपल के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन इज द फॉर्मूला। अगर प्रैक्टिकलिटी में बात करें तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द मीन, चाहे वो पॉपुलेशन का हो या सैंपल का हो। थोड़ा सा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने में डिफरेंस है। पॉपुलेशन को हम नॉर्मली म्यू से, पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं और सैंपल के एक्स बार से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, लिस्ट द टोटल कैश डोनेशन राउंडेड टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स गिवन बाय 8 US कंपनीज ड्यूरिंग द ईयर 2010, source based on US Internal Revenue Service data analyzed by the Chronicle of Philanthropy and USA Today। अब एक टेबल है जो ये आपको बता रहा है कि इन कंपनीज ने 2010 में कितने मिलियन डॉलर्स डोनेशन में दिए, और ये यूएस का
इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, यानी कि हमारे पास जिस तरह FBR है, उनका जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है, उनसे ये डेटा ऑब्टेन किया हुआ है। 8 कंपनीज का डोनेशन का डेटा है, जिसमें वॉलमार्ट है, एक्स मोबाइल है, एंड सो ऑन, नाइकी है। अगर हमें ये पता करना हो कि एवरेज डोनेशन कितनी की गई है बाय द कंपनीज, तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप इन सारों को प्लस कर लेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेंगे। 8 कंपनीज का डेटा है तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, और आप एवरेज डोनेशन ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द चैरिटेबल पर्पस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समीशन एक्स कैलकुलेट किया हुआ है, जिसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। 8 ऑब्जर्वेशन थी जिनको उन्होंने डिनोट कर दिया x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन x8 तक। उसको कैलकुलेट कर लिया और 8 से डिवाइड कर लिया और आंसर आ गया। अब आपकी अपनी ईज पे है, आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप टेबुलर फॉर्म में एक बना लें और उसके बाद नीचे सम ऑफ एक्स लिख दें, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में किया था, और n से डिवाइड कर दें। सो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला है दैट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय n। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। द फॉलोइंग आर द एजेस इन years ऑफ ऑल 8 एम्प्लॉइज ऑफ अ स्मॉल कंपनी: 53, 32, 61, 27, 39, 44, 49, 57. Find the mean age of these employees. ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ की एजेस दी गई हैं और आपने मीन एज कैलकुलेट करनी है, यानी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एवरेज एज क्या है। तो आपको पता है कि इट्स एन अनग्रुप डेटा, ग्रुप में डिवाइड नहीं हुआ हुआ है डेटा, और फॉर्मूला इसका है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय n। तो सारे ऑब्जर्वेशंस को प्लस करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, एंड द आंसर इज 45.25 ईयर्स। आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर लें। 0.25 ईयर का मतलब 3 मंथ्स होता है, साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 को अगर आप 0.25 से मल्टीप्लाई करें, दिस मीन्स 3 मंथ्स। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट 45 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। टेबल 2 लिस्ट्स द टोटल नंबर ऑफ होम्स लॉस्ट टू फोरक्लोजर इन 7 स्टेट्स ड्यूरिंग 2010। इसका एक डेटा दिया गया है और अगेन आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है, और एवरेज में क्या होता है, सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर लिया जाता है और n से डिवाइड कर लिया जाता है। Note that the number of homes foreclosed in California is very large compared to those in other 6 states, hence it is an outlier. Show how the inclusion of this outlier affects the value of the mean. अब यहाँ पे मीन की एक लिमिटेशन के बारे में बात की गई है और उस पे ही फोकस किया हुआ है। अगर आप जितने होम्स फोरक्लोज्ड हुए इसका डेटा देखें तो ये तकरीबन 60,000 और 49,000 में जो फ़र्क आ रहा है 10,000 20,000, यानी कि इसकी रेंज में ही घूम रहा है। एक कैलिफोर्निया इज़ द ओनली स्टेट जिसका आप ये कह सकते हैं कि ये एक आउटलायर है। इसका डेटा जो है वो बाकी सारे डेटा से बहुत ही डिफरेंट है। सारों में 10-20,000 का फ़र्क है और ये 173,000 पे चला गया। अब मीन की एक लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर जब भी आउटलायर आएगा तो मीन जो रिजल्ट होगा वो बायस्ड हो जाएगा। मतलब अगर इसकी आप एवरेज निकालें तो इट वुड बी अबव 80,000 आई बिलीव। आगे हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या अमाउंट आ रही है। तो इस डेटा की एक आउटलायर की वजह से एवरेज बिल्कुल चेंज हो गई है। अब आपकी एवरेज एक्चुअली डेटा की एवरेज इसलिए है क्योंकि उसमें आउटलायर है। अदरवाइज आप इन अ ब्लिंक ऑफ आई देखें तो इस डेटा की एवरेज 80,000 प्लस तो नहीं बनती। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ आउटलायर। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया है कि पहले आप आउटलायर को इंक्लूड करके एक एवरेज निकालें
और नंबर ऑफ, ठीक है, और उसके बाद फिर आप एक्सक्लूड करके एक एवरेज निकालें। बल्कि उन्होंने कहा है कि इफेक्ट हो तो हम पहले एक्सक्लूड करके निकालेंगे और फिर इंक्लूड करके निकालेंगे। तो हमने जो आउटलायर है जो कि सारे डेटा से बिल्कुल अलग था, कैलिफोर्निया का डेटा, उसको इस डेटा से एक्सक्लूड करके पहले एक एवरेज निकाली, यानी कि बाकी सारी स्टेट्स की एवरेज ले ली हमने 49, 723 और ये 6 ऑब्जर्वेशंस है टिल 61848, और इस डेटा का एवरेज आया है 33616। अब हमने उस आउटलायर को इंक्लूड कर लिया और हमारे पास जो एवरेज आया बिल्कुल इसी तरह, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये यहाँ पे एक गलती हुई है, दिस इज हैज़ टू बी 7, तो यहाँ पे ठीक कर लिया गया, 7 है और हमारा आंसर आया 53553। अब यहाँ पे कंक्लूड ये किया जा रहा है कि एट टाइम्स आपको मीन की लिमिटेशंस के बारे में भी बताया। मीन में 33 और 53 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 20,000 के मीन का डिफरेंस है और ये सिर्फ एक वैल्यू की वजह से है। तो जब आप स्टैटिस्टिकली मीन को अप्लाई करते हैं तो ये याद रखिएगा कि अगर कोई आउटलायर है आपके डेटा में तो आपके मीन का रिजल्ट बायस्ड हो जाएगा। इसीलिए रिसर्चर्स आउटलायर्स को हाईलाइट करते हैं और अपनी इंटरप्रिटेशन में एक्सक्लूड करते हैं ताकि जो मीन रिजल्ट हो वो रेलेवेंट रहे। इसी तरह एक आपको एक और एग्जांपल दी गई है, इसमें NFL के टिकट की प्राइस दी गई है और इसका एक एवरेज आपको लेके बताया गया कि एवरेज टिकट प्राइस ये बनती है और दिस इज द सेम, द प्रोसीजर यूज इज द सेम कि आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्वेशंस के सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया गया। पहला जो सेंट्रल टेंडेंसी का मैयर हमने देखा दैट वाज मीन, और मीन क्या था कि जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उसका एवरेज ले लिया जाए, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लिया जाए। इसकी एक लिमिटेशन भी हमने देखी कि ये वो लिमिटेशन क्या है कि ये डेटा को अगर इसमें आउटलायर होगा तो इसका रिजल्ट बायस्ड हो जाएगा। दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी का जो मैयर है दैट इज मीडियन। The median is the value of the middle term in the data set that has been ranked in increasing order. The calculation of the median consists of the following two steps. Rank the data set in increasing order, find the middle term, the value of this term is the median. यहाँ पे मीडियन जब हम फाइंड करेंगे हम ये कह सकते हैं कि मीडियन वो पॉइंट है किसी भी डेटा सेट का जिससे पहले और जिसके बाद 50% ऑब्जर्वेशन लाया करती हैं, यानी बिल्कुल दरमियाना हिस्सा है जिससे पहले भी 50% ऑब्जर्वेशंस हैं और जिसके बाद भी 50% ऑब्जर्वेशंस हैं। और मीडियन का एक फ़ायदा ये है कि मीडियन का जो आपकी मीन में आउटलायर का इफेक्ट आता है वो मीडियन में नहीं आता, क्योंकि मीडियन जो है एक्चुअली एवरेज लेता ही नहीं है। मीडियन सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है और उसके बाद उसका जो मिडिल टर्म होती है, यानी कि अगर 9 ऑब्जर्वेशंस हैं तो उसमें से जो 5th टर्म है दैट इज द मीडियन ऑफ द डेटा। इसके अंदर एवरेज लेने का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा मीडियन कैसे निकालते हैं, हम डेटा को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में और उसकी जो मिडिल टर्म है उसको हम मीडियन बोलेंगे। रेफर टू द डेटा ऑन द नंबर ऑफ होम्स फोरक्लोज्ड इन 7 states in table 2 of example 3, those values are listed below। ये उसी टेबल से, टेबल 2 से डेटा लिया हुआ है। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो अभी हमने कहा कि डेटा का मीडियन लेने के लिए, ऑफ कोर्स फॉर अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन लेने के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज करना पड़ता है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। तो इस केस में नंबर 1 पे जो टर्म आती है वो 10,824 होगी बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट,
उसके बाद सेकंड पे हम लिखेंगे 18,038, सेकंड पे आ जाएगी बिकॉज इट इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट। इसके बाद 20,352, उसके बाद 40,911, उसके बाद 49,723, 61,848 एंड 173,175। एक बार डेटा अरेंज हो गया तो उसके बाद जो मिडिल टर्म होगी, यानी अगर 7 है, इसका अगर मैं फॉर्मूला के तौर पे लिखूं तो मैं कह सकता हूं n+1/2th आइटम, मतलब दरमियान वाली टर्म कौन सी है, n, इस केस में n 7 है, 7 ऑब्जर्वेशन है, +1 विच इज 8 डिवाइडेड बाय 2th आइटम यानी कि 4th आइटम। n+1/2 आंसर आता है 4, तो आई कैन से 4th आइटम जो है वो मीडियन है। सो आप इसका फॉर्मूला याद रख लें कि मीडियन का फॉर्मूला इज n+1/2th आइटम। n+1/2 का जो भी आंसर आएगा दैट आइटम इज द मीडियन। इस केस में 7+1 8 डिवाइडेड बाय 2, 4th आइटम इज द मीडियन। थस द मीडियम ऑफ द, और यहां पे आप देख सकते हैं हमारी डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि मीडियन इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स डेटा इन 2 इक्वल पार्ट। आप देख सकते हैं 3 ऑब्जर्वेशन पहले हैं और 3 ऑब्जर्वेशन बाद में है। सो मीडियन इज द पॉइंट दैट डिवाइड डेटा इन 2 इक्वल पार्ट। Table 3 gives the total compensations in million of dollars for the year 2010 of the 12 highest paid CEO of US companies. टेबल 3 में जो यूएस के 2010 में 12 हाईएस्ट पेड सीईओज हैं उनकी अर्निंग या कॉम्पेंसेशन का एक डेटा है और आपने उसका मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के बारे में अभी हमने खुद डिस्कस किया कि मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि लोएस्ट सबसे पहले आना चाहिए और हाईएस्ट सबसे बाद में आना चाहिए। सबसे पहले आप डेटा को रैंक कर लेंगे यानी कि अरेंज कर लेंगे और ये डेटा अरेंज हो चुका है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n+1/2th आइटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, n+1/2th आइटम तब अप्लाई होता है जब आपके डेटा की ऑब्जर्वेशन ऑड हो। जिस तरह पहले 7 ऑब्जर्वेशन थी तो हमने 7+1 किया डिवाइडेड बाय 2 किया, 4th आइटम इज द आंसर। इस केस में अगर मैं n+1/2th आइटम करूं तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12+1 इज 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 इज 6.5, यानी मीडियन आपका बनता है 6.5th आइटम। अगर लॉजिकली बात करें तो 6.5 जो है वो 6th और 7th ऑब्जर्वेशन के कहीं दरमियान में लाए करना चाहिए। ऑफ कोर्स 6.5th आइटम तो कोई नहीं है, लेकिन अगर होता तो वो 6th और 7th के दरमियान में कहीं फॉल करता। तो ऐसे केस में जब आपकी डेटा सेट में ऑब्जर्वेशंस इवन होंगी तो फिर आप जिस जगह भी वो फॉल करता है जिन दोनों वैल्यूज के दरमियान मीडियन फॉल करना चाहिए उन दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6th और 7th टर्म का एवरेज ले लेंगे। दैट मीन्स 6 में 7th टर्म ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे और हमारा मीन कैलकुलेट हो जाएगा अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होती तो हम सिंपली n+1/2th आइटम हमारी एक ऐसी वैल्यू आती जिसमें डेसिमल नहीं होता, तो सिंपली हम उस वैल्यू को मीडियन कह सकते थे। अगर तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं फिर हम क्या करेंगे कि जिन दो वैल्यूज के दरमियान मीडियन फॉल करेगा उसकी एवरेज ले लेंगे एंड दैट विल बी द मीडियन ऑफ द डेटा। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यूज
सिक्स्थ और सेवन्थ के दरमियान फॉल कर रही थी, तो यहाँ पे सिक्स्थ और सेवन टर्म का एवरेज ले लिया गया और दैट इज द मीडियन ऑफ द डेटा. दैट मीन्स दैट द मीडियन ऑफ द compensations of 12 CEO for the year 2010 is $28.1 million. The median gives the center of the histogram, the half the data value to the left of the median and half the data value to the right of the median. The advantage of using the median as a measure of central tendency is that it is not influenced by the outlier. Consequently, the median is preferred over mean as the measure of central tendency for data set that contains outlier. बात वही की हुई है जहां से हमने स्टार्ट किया था कि मीडियन क्योंकि वो पॉइंट है जो डेटा को टू इक्वल सेट्स में डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे कोई आउटलायर का इफेक्ट नहीं आता. तो अगर डेटा में आउटलायर है तो सेंट्रल टेंडेंसी का बेटर मेजर मीडियन है. अगर डेटा में आउटलायर नहीं है तो फिर मीन भी यूज किया जा सकता है. Third measure of central tendency is mode. The mode is the value that occur with the highest frequency in a data set. जो सबसे ज़्यादा frequently appearing value होगी उसको mode कह सकते हैं. इसको एक और तरह से define किया जाए तो mode is the most repeating value. अगर डेटा में कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको हम मोड कहेंगे या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है. एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. द फॉलोइंग डेटा गिव्स द स्पीड्स इन माइल्स पर आवर ऑफ 8 कार्स विच वर स्टॉप्ड ऑन I-95 फॉर स्पीडिंग वायोलेशन. ये स्पीड कैप्चर की गई है जो फाइन के लिए कह लें कि कार्स को रोका गया है. तो उनकी स्पीड ये थी 77, 82, 74, 81, 79, 84, 74 एंड 78. हमने ये कहा कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसको हम मोड कहते हैं. काउंट कर लेते हैं. 77 इस डेटा में एक ही बार आया हुआ है. 82 इस डेटा में एक ही बार आया हुआ है. 74 इस डेटा में 2 बार आया हुआ है. 81 इस डेटा में एक बार आया है. 79 इस डेटा में एक बार आया है. 84 एक बार आया है. 78 एक बार आया है. तो सारी की सारी वैल्यूज एक बार आई हैं. सिर्फ एक वैल्यू है जो 2 बार आई है. तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बार जो रिपीटिंग आइटम है या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो 74 है. तो इस डेटा का जो मोड है वो 74 है. In this data set, 74 occurs twice and each of the remaining values occurs only one. Because 74 occurs with the highest frequency, it is the mode. Therefore, mode is equal to 74 miles per hour. A major shortcoming of the mode is that data set may have none or may have more than one mode, whereas it will have only one mean and only one median. Unimodal, a data set which has only one mean. Bimodal, the data set which has two mean. Multimodal, the data set which has more than two modes. कहा यह गया है कि अब आपने ये देखा है कि जो ज़्यादा बार रिपीटिंग आइटम है उसको मोड कहते हैं. मोड की लिमिटेशन ये है कि एक डेटा में हो सकता है मोड हो ही ना. मतलब अगर इस डेटा में 74 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 74 की जगह 32 होता, तो इसका मतलब ये है कि सारी फ्रीक्वेंसीज सारी ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक ही बार आई हैं. कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है जो रिपीट हो रही है, तो इस डेटा का कोई मोड होता ही नहीं. दूसरा, अगर फर्ज करें कि यहाँ पे 82 की जगह 81 होता तो 74 भी 2 बार आ रहा होता और 81 भी 2 बार आ रहा होता. तो इस डेटा सेट के 2 मोड हो जाते हैं. मोड के केस में हम एवरेज नहीं लेंगे कि 2 मोड हो गए तो एवरेज ले लेंगे, बल्कि मोड 2 हो जाएंगे. इसी तरह
एक डेटा सेट में दो से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं, और यही ये बात की हुई है कि हर डेटा सेट का मीन और मीडियन तो एक ही होगा, लेकिन मोड का प्रॉब्लम ये है कि एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि डेटा सेट में मोड ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है एक से ज़्यादा मोड हो, ऐसा भी हो सकता है दो से भी ज़्यादा मोड हो। तो जिसका एक मोड होता है उसको हम यूनिमोडल डेटा बोलते हैं, जिसके दो मोड्स होते हैं उसको हम बायमोडल डेटा बोलते हैं, और जिसके दो से ज़्यादा मोड्स होते हैं उसको हम मल्टी मॉडल डेटा बोलते हैं। ये एग्जाम्पल से पता लग रहा है, ये ऐसी एग्जाम्पल दी गई है जिसका कोई मोड नहीं है। लास्ट ईयर्स इनकम ऑफ 5 randomly selected families were 76,150, 95, 750, 124, 985, 87, 490 and 53, 740. Find the mode. आपसे कहा गया है कि आपको लास्ट 5 ईयर्स की इनकम दी गई है ऑफ अ फैमिली, सॉरी लास्ट ईयर की इनकम दी हुई है ऑफ 5 फैमिलीज, और आपसे कहा गया इसका मोड फाइंड करें। तो आपको नजर आ रहा है कि इस डेटा के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही हो, और हमने कहा मोड वो होता है जो वैल्यू रिपीट हो रही होती है। तो अगर कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो हम ये कह सकते हैं दिस डेटा हैज नो मोड, बिकॉज ईच वैल्यू इन दिस डेटा सेट अकर्स ओनली वंस दिस डेटा हैज सेट कंटेन्स नो मोड। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि डेटा में एक से ज्यादा मोड हो, दो मोड हो। लेट से ये एक डेटा में दिया हुआ है द स्मॉल कंपनी हैज 12 एम्प्लॉइज, देयर कम्यूटिंग टाइम राउंडेड टू द नियरेस्ट मिनट फ्रॉम वर्क टू होम आर 23, 26, 12, 23, 47, 32, 8, 12, 26, 31, 18 and 28 respectively. Find the mode for these data. अब ये 12 लोगों का डेटा दिया हुआ है कि घर से ऑफिस जाने में उनका कितना टाइम लगता है। अब हमने मोड फाइंड करना है। 23 एक बार आया हुआ है इस डेटा में और 2 बार आया हुआ है। इसी तरह 36 सिर्फ एक बार आया हुआ है। 12 अगेन 2 बार आया हुआ है। 47 एक बार आया हुआ है। 32 एक बार आया हुआ है। 8 एक बार आया हुआ है। 12 हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 बार आया हुआ था। और इसी तरह 26 एक बार आया हुआ है। 31 एक बार आया हुआ है। 18 एक बार आया हुआ है और 28 एक बार आया हुआ है। इसका मतलब इस डेटा में 23 और 12 ऐसी वैल्यूज हैं जो एक से ज्यादा बार आई हुई हैं और दोनों 2 ही बार आई हुई हैं। तो इसका मतलब इस डेटा के 2 मोड हैं, 2 वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं और इक्वल नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही हैं। अगर एक वैल्यू 3 बार आई हुई होती और एक वैल्यू 2 बार आई होती तो हमारा मोड वो होता है जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, जो 3 बार वैल्यू आई होती उसको हम मोड कहते हैं। लेकिन रिपीटिंग वैल्यू की नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड इक्वल है, यानी एक वैल्यू 2 बार रिपीट हुई है और ऐसी 2 वैल्यूज हैं, तो हम कहेंगे इस डेटा के 2 मोड्स हैं 12 मिनट्स एंड 23 मिनट। In the given data on the commuting times of 12 employees, each of the values 12 and 23 occurs twice and each of the remaining values occurs only once. Therefore, that data set has 2 modes, 12 and 23 minutes. ऐसा भी हो सकता है डेटा सेट में 3 मोड हो। The ages of 10 randomly selected students from data from a class are 21, 19, 27, 22, 29, 19, 25, 21, 22 and 30 respectively. Find the mode. Again हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज रिपीट हुई हैं। 21 2 बार आ रही है। 19 2 बार आ रही है। 27 एक बार है। 22 अगेन 2 बार है। 29 एक बार है। 19 हम देख चुके हैं। 25 एक बार है। 21 भी हम देख चुके हैं। 22 भी देख चुके हैं और 30 एक बार है। तो इसके अंदर इस डेटा सेट में 3 ऐसे आइटम है जो रिपीट हो रहे हैं,
दैट इज 21, 19 एंड 22, और तीनों इक्वल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, दैट इज 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. सो द मोड ऑफ द डेटा इज 21, 19 एंड 22. आई रिपीट, अगर इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू होती जो 3 बार आई हुई होती और बाकी दोनों 2 बार ही आई होती, तो हमारा सिर्फ एक मोड होता, और वो मोड होता जो 3 बार रिपीट हुई है, बिकॉज हमारी मोड की डेफिनेशन ही ये है, ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इज द मोड. One advantage of the mode is that it can be calculated for both kinds of data, quantitative and qualitative, whereas the mean and median can be calculated for only quantitative data. बिल्कुल ये एक पॉजिटिव बात है मोड की, कि मोड एक ऐसा मैयर है सेंट्रल टेंडेंसी का जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के डेटा में यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल और फीमेल हो तो मेल और फीमेल का एवरेज भी नहीं लिया जा सकता, और इसी तरह उनका मीडियन भी नहीं लिया जा सकता कि हम मेल और फीमेल का, या इसी तरह आपकी अगर जो कोई और कैटेगरी है जो क्वालिटेटिव है, लेट से एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड की बात करें, तो इनका भी कोई एवरेज नहीं लिया जा सकता कि अगर कोई एम्प्लॉयड है तो इट इज एम्प्लॉयड, ही और शी इज एम्प्लॉयड, अदरवाइज ही और शी इज अनएम्प्लॉयड. इसी तरह और कोई क्वालिटेटिव कैटेगरी है, इस केस में मीन और मीडियन उसका नहीं लिया जा सकता, लेकिन मोड लिया जा सकता है. क्यों? कौन सी कितनी बार रिपीट हुई है. अगर एक क्लास में 10 मेल हैं और 5 फीमेल हैं, तो आई कैन से द मोड ऑफ द क्लास आर मेल, क्योंकि ज्यादा जो रिपीटिंग ऑब्जर्वेशंस हैं वो मेल्स की है. The status of 5 students who are members of the student senate at college are senior, sophomore, senior, junior and senior respectively. Find the mode. अब ये एक क्वालिटेटिव डेटा की एग्जांपल है कि ये क्वालिटी है, इसके अंदर क्वांटिटी नहीं है. इसका मीन भी नहीं लिया जा सकता, इसका मीडियन भी नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका मोड लिया जा सकता है. सीनियर आप देख रहे हैं कि 3 बार रिपीट हो रहा है, सो द मोड ऑफ द डेटा इज सीनियर. फॉर अ सिमेट्रिक हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद वन पीक, द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड आर आइडेंटिकल एंड दे लाई एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. अगर डेटा सिमेट्रिकल है, यानी कि इस तरह का डेटा है कि बेल शेप की एक डायग्राम बन रही है, एक मिड पॉइंट है, 50% डेटा राइट साइड पे है, 50% डेटा लेफ्ट साइड पे है, और एक सिमेट्रिकल बिहेवियर शो कर रहा है डेटा, तो इस केस में मीन, मीडियन और मोड इस डेटा का एक ही होगा. ऐसे डेटा का मीन, मीडियन और मोड डिफरेंट नहीं होंगे, बल्कि एक ही होगा जो भी वो निकलता है. अगर डेटा नॉन सिमेट्रिकल है, यानी कि स्क्यूड है, तो फिर ऑफ कोर्स इस तरह का बिहेवियर शो करेगा कि सबसे राइट पे मीन होगा, दरमियान में मीडियन होगा और शुरू में मोड होगा. यहाँ पे नजर भी आ रहा है हाईएस्ट हिस्टोग्राम ये है, तो मोड इज द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है. तो मोड तो आप हिस्टोग्राम को देख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं. मीडियन और मीन तो शायद डेटा के साथ कैलकुलेट होगा, लेकिन ग्राफ से भी, यानी कि जो आपका ग्राफ बना हुआ है उससे भी आप बता सकते हैं कि इस डेटा का मोड किधर होगा. और इससे बिल्कुल रिवर्स शो करेगा अगर डेटा अगर लेफ्ट साइड पे स्क्यूड है, तो इस केस में आपका मोड राइट पे होगा और मीडियन मिड पे होगा और मीन सबसे लेफ्ट पे होगा. अभी जो हमने बात की वो था सेंट्रल टेंडेंसी फॉर द अनग्रुप्ड डेटा. अब हम बात करेंगे डिस्पर्जन फॉर द अनग्रुप्ड डेटा, और ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लासेस में हम ये सारे मेजर्स देखेंगे फॉर द ग्रुप्ड डेटा. डिस्पर्जन होता है कि आपका डेटा कितना स्कैटर्ड है. अगर डेटा मीन के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या मीन के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पार्ट है, तो उसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं कि कितना स्कैटर्ड डेटा है. अब डिस्पर्जन के कुछ मेजर्स होते हैं. वन इज रेंज, कि आप हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का
डिफरेंस ले लें। ऑफ कोर्स रेंज जितनी ज़्यादा होगी आप कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा डेटा स्कैटर्ड है। इसी तरह वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ कर सकते हैं, और कुछ पॉपुलेशन पैरामीटर्स या सैंपल के स्टैटिस्टिक्स भी होते हैं जो हम अब आगे देखेंगे। तो रेंज क्या होती है कि हाईएस्ट वैल्यू में से अगर आप लोएस्ट वैल्यू माइनस कर दें तो उसको रेंज कहते हैं, और इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल है। आपने डेटा में से हाईएस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, लोएस्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसका नेट ले लेना है। Table 4 gives the total area in square miles of the 4 western, south, central states of United States. Find the range for this data set. आपको एक डेटा दिया हुआ है जिसमें यूनाइटेड स्टेट की साउदर्न सेंट्रल स्टेट्स का एरिया दिया गया है इन स्क्वायर माइल्स, और इस डेटा की रेंज निकालनी है। तो आपको ये कहा गया है कि रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू, जो कि मुझे नज़र आ रही है डेटा में 267,277 इज द हाईएस्ट वैल्यू, एंड द लोएस्ट वैल्यू जो कि 49,651 बनती है। सो इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लें तो इट इज़ द रेंज। इसको मेजर ऑफ डिस्पर्जन इसीलिए कहा गया कि अगर आप दो डेटा सेट को कंपेयर करें तो जिसकी रेंज हायर होगी वो ज़्यादा डिस्पर्स डेटा होगा, यानी कि ज़्यादा स्कैटर्ड डेटा होगा। तो इट इज़ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। The range, like the mean, has the disadvantage of being influenced by outliers. Consequently, the range is not a good measure of dispersion to use for the data set that contains outlier. Its calculation is based on two values, the largest and the smallest. The other values in the data set are ignored when calculating the range. Thus, the range is not a satisfactory measure of dispersion. यहाँ पे रेंज के डिसएडवांटेज बताए हुए हैं। रेंज के दो मेजर डिसएडवांटेज हैं। पहला ये है कि मीन की तरह इसके अंदर भी अगर कोई आउटलायर है, आउटलायर जाहिरी बात है डेटा से डिफरेंट एक ऑब्जर्वेशन है तो उसको आउटलायर कहते हैं। आउटलायर जाहिरी बात है या तो सबसे बड़ी टर्म होगी या सबसे छोटी टर्म होगी, तो उसकी वजह से रेंज का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो एक रीज़न इसका एक सेटिस्फैक्टरी मेजर ना होना डिस्पर्जन का ये है कि इसके अंदर आउटलायर्स का रिजल्ट इफेक्ट कर देगा। दूसरा, आपको नजर आया कि इस डेटा में 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन हमने रेंज कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन यूज की, द हाईएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। इस डेटा में अगर 50 ऑब्जर्वेशन होती तो भी हम रेंज कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन यूज करते, द हाईएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो इसका मतलब एक रेंज का एक और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फ्लॉ ये है कि इसके अंदर डेटा सेट इतना बड़ा है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन को यूज किया जा रहा है। सो इट इज अ बिग लिमिटेशन ऑफ रेंज, और इसकी बजाय अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस को यूज करें तो ये इशू रिजॉल्व हो सकता है एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोर्स एक ये नेक्स्ट मेजर है, इज द मोस्ट यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज मेजर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। आपकी मैनेजमेंट साइंसेस की जो स्टडीज़ होती हैं इसमें मोस्टली स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ हुआ होता है। फाइनेंस वाले अपनी रिस्क को जब मेजर करते हैं स्टॉक प्राइसेस में तो स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी फील्ड में जो डिस्पर्जन का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेजर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। The value of standard deviation tells how closely the value of the data set are clustered around the mean. Scattered data का मतलब ये कि मीन से दूर दूर ऑब्जर्वेशन जा रही हैं। जितना ही ऑब्जर्वेशन मीन से करीब होगी उतनी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लो होगी। तो यही स्टैंडर्ड डेविएशन का मेजर है। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगी उतना डेटा सेट में वेरिएशन है। In general, a lower value of standard deviation for a data set indicates that the value of that data set are spread over a relatively smaller range around the mean. जितना standard deviation की वैल्यू लो होगी इसका मतलब उतना ही डेटा मीन से करीब है ऑन एवरेज।
In contrast, the larger value of the standard deviation for the data set indicates that the value of that data set are spread over a relatively large range around the mean. The standard deviation is obtained by taking the positive square root of the variance. अगर बात ये की जा रही है, इसका रिवर्स ये बनता है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हायर है तो इसका मतलब डेटा मीन से अपार्ट दूर लाया कर रहा है और डिस्पर्जन हायर है। दूसरा इस पे बात की हुई है कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस को ही स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपके पास वेरिएंस है तो आप उसका स्क्वायर रूट ले लें, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे। और अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको स्क्वायर पावर ले लें तो उसको वेरिएंस बोलेंगे। सो बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस calculated for the population data is denoted by sigma square and the variance calculated for the sample is denoted by s square। अगर वेरिएंस पॉपुलेशन की कैलकुलेट हो रही है तो उसको हम इस सिंबल से कैलकुलेट करेंगे सिग्मा स्क्वायर से, और अगर सैंपल की कैलकुलेट हो रही है तो एस स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपसे कहा वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा से डिनोट करेंगे, और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल जो है वो एस से डिनोट हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली the population deviation calculated for population data, standard deviation calculated for the population data is denoted by sigma, and the standard deviation calculated for sample data is denoted by s। ये अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए मल्टीपल फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं लिटरेचर में, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड कह लें कि आपके पास फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर वेरिएंस की बात करें तो x यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है, हर ऑब्जर्वेशन में से आप उसकी एवरेज मीन माइनस कर देंगे और उसको स्क्वायर ले लेंगे और उनका सम ले लेंगे डिवाइडेड बाय n। सैंपल के केस में एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, सिर्फ n-1 हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लें, सैंपल का मीन x बार से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे मीन की जगह x बार आ गया, यहाँ पे पॉपुलेशन था तो म्यू था, मतलब इसका सेम ही है। और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो इन्हीं फॉर्मूला के अंदर अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली आपने ये एक फॉर्मूला याद रखना है और आपको खुद पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब जब भी आपने डेटा का वेरिएंस फाइंड करना है या स्क्वायर रूट फाइंड करना है, दिस विल बी द फॉर्मूला दैट विल बी यूज्ड। अच्छा, अब कैसे किसी भी डेटा का, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डेटा है 82, 95, 67 और 92। अज्यूम करते हैं ये आपको डेटा दिया गया और आपसे कहा गया है कि आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, और ये सैंपल का डेटा है इसलिए हमने यहाँ पे एक्स बार यूज किया है। कैलकुलेशन सेम रहेंगी, सिर्फ डिनोशन में फर्क आएगा अगर पॉपुलेशन या सैंपल का फर्क हो। तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें चाहिए एक्स बार। एक्स बार क्या होता है, हमने पीछे स्लाइड्स में देखा कि एवरेज को यानी मीन को कैलकुलेट करना, मीन एक्स बार से डिनोट होता है। तो 82 प्लस 95 प्लस 67 प्लस 92, इसका आप चारों ऑब्जर्वेशन को प्लस कर लें और 4 से डिवाइड कर लें तो इसका एवरेज आ जाएगा, जिसको हम एक्स बार कहते हैं। यहाँ पे ये एक्स बार आ गया। दूसरी चीज जो हमें इस फॉर्मूले को देखते हुए चाहिए, x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी हर ऑब्जर्वेशन में से x बार माइनस करेंगे। 82 में से 84 माइनस किया, 95 में से 84 माइनस किया, एंड सो ऑन। हमारे पास x माइनस एक्स बार भी आ गया। फॉर्मूले में क्या यूज हुआ है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार की जो वैल्यूज हैं उसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं हुआ हुआ, लेकिन इसका स्क्वायर ले लेंगे
और उसका सम ले लेंगे। एक बार एक यहाँ पे एक और टेबल एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर होगा, सॉल्व करेंगे उसको। -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, 17 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लें जो भी आता होगा, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है सो आई कैन नॉट टेल यू। एंड 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसका सम ले लेंगे। एक बार ये कैलकुलेट हो गया, जो भी सम आ गया, इसका मतलब ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। n-1 इस केस में मुझे पता है 4 ऑब्जर्वेशन थी, तो n-1 इज 4 - 1 3, और जो भी आंसर आएगा वो आपका वेरिएंस होगा। आंसर का एक बार अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो दैट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में ये बताया जाए कि पॉपुलेशन है तो आपने n में से 1 माइनस नहीं करना। अगर आपको क्वेश्चन में ये बताया जाए कि सैंपल है तो आपने n में से 1 माइनस करना है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूलाज फॉर पॉपुलेशन एंड द सैंपल। मैंने आपसे कहा कि लिटरेचर के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन के मल्टीपल फार्मूलाज यूज होते हैं, तो इसी को फर्दर सॉल्व करके ही ये डिराइव हुआ है। सिंपली आपको स्लाइड में दिखाता जाऊं कि इस फॉर्मूला से भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो दूसरे फॉर्मूला से आएगा। तो इस केस में आप देख लें कि आपको डिफरेंट कहने के पैरामीटर्स की जरूरत है। इस केस में आपको एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा और समीशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा और समीशन एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इन दोनों की बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एक डेटा दिया हुआ है, इसकी बेसिस पे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो इस फॉर्मूले से, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं ये एक्स की हैं। सबसे पहले तो समीशन एक्स निकाल लेंगे, समीशन एक्स इसको प्लस करके आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहली चीज हमें जरूरत थी समीशन एक्स की, ऑफ कोर्स इसका एंड में हम स्क्वायर लेंगे। दूसरी जरूरत है एक्स स्क्वायर लेने की और फिर उसके सम करने की, तो हम इन सब वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे और उसको भी सम कर लेंगे। ये समीशन एक्स आ गया हमारे पास, हर ऑब्जर्वेशन को प्लस कर लिया और एक्स स्क्वायर लिया और उसको सम कर लिया। यानी इस क्वेश्चन में हमें समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए था और समीशन एक्स चाहिए था, दोनों मिल गए। एन तो काउंटेबल है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इज द वैल्यू ऑफ एन। ये दोनों कैलकुलेट हो गए। सॉरी ये सैंपल है तो हमने n-1 यूज करना है और उसके बाद वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स समीशन एक्स स्क्वायर की जगह समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट हो जाएगी विच इज 1746098, और समीशन एक्स स्क्वायर एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी विच इज 449.30। फिर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, ऑफ कोर्स n में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6 - 1 दैट इज 5, जी दैट इज 5। यहाँ पे 5 आ जाएगी और ऊपर 6 आ जाएगी। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसको हम कॉमन पे लेके आ रहे हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट खोल देंगे। फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर है वो आ जाएगा। जो मैथमेटिकली जिससे सॉल्व करते हैं, आंसर इज 77709। ये हमारे पास वेरिएंस है। अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर रूट का आंसर है 278.76 मिलियंस। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। ये एक ही को मैथमेटिकली सॉल्व करके डिफरेंट तरीके से पुट किया गया है। सो यू हैव द ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन द डेटा दैट इज अवेलेबल टू यू। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। The value of the variance and standard deviation are never negative. The measurement of unit of variance are always the square of the measurement units of the original. आपको ये बात बता दी गई है जो कि आपको इस फॉर्मूला से भी नजर आ रही है। इन दोनों से इनकी वैल्यूज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप फॉर्मूला देख लें, दोनों फॉर्मूलाज देख लें। x माइनस एक्स बार का
स्क्वायर लिया गया है, अगर इसकी वैल्यू माइनस में भी आ जाती है तो स्क्वायर होके प्लस हो जाएगी और सम हमेशा प्लस में आएगा। और उसके बाद प्लस का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो भी हमेशा प्लस में ही आता है। दूसरा फॉर्मूला देख लें, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर लिया हुआ है, माइनस की वैल्यू होगी भी तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर सम ऑफ एक्स माइनस आया तो वो स्क्वायर होके अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोई ये वैल्यूज हमेशा आप, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा समीशन एक्स से ज्यादा ही होगी, ये आप किसी भी डेटा पे अप्लाई करके देख लीजिएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इसका आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, इसकी रेंज हमेशा आपकी जीरो से लेके पॉजिटिव साइड पे रहेगी, कभी भी नेगेटिव में ये दोनों वैल्यूज नहीं आएंगे। तो इसकी इंटरप्रिटेशन में सिंपल हमने कहना है जितनी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी उतनी ही डिस्पर्जन ज्यादा है डेटा में। नेगेटिव को इंटरप्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर ही कभी नेगेटिव में नहीं होगा। उसके बाद ये एक और डेटा दिया गया है जिसकी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। 2011 की अर्निंग का डेटा है ये 6 एम्प्लॉयज़ का बिफोर टैक्स, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। बिल्कुल उसी तरह करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू उसका सम ले लेंगे यानी समीशन x आ जाएगा। फिर हर इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और उसका सम ले लेंगे विच इज समीशन एक्स स्क्वायर, और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास एज इट इज कैलकुलेट हो जाएगी, माइनस समीशन एक्स की वैल्यू यूज करेंगे और उसके बाद उसको स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि इस केस में 6 हैं, और डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1, and this is the solution। एक मिनट, अच्छा एक चीज यहां पे गौर कीजिएगा जो मैंने मिस कर दिया था कि यहां पे लिखा हुआ है ऑल 6 एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। क्योंकि ये ऑल 6 एम्प्लॉइज है इसलिए इसको पॉपुलेशन कंसिडर किया गया है। अगर यहाँ पे ये ऑल का वर्ड निकाल दिया जाता तो हम इस पे जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो सैंपल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि 6 एम्प्लॉइज का मतलब ये है कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, उसमें से 6 का डेटा है। ऑल 6 एम्प्लॉइज का मतलब ये है कि एक कंपनी में 6 ही एम्प्लॉइज हैं। तो हमने कहा पॉपुलेशन वो पूरा सेट होता है जिस पे रिसर्च कंडक्ट की जाती है। तो अगर सारे के सारे एम्प्लॉइज का डेटा ले लिए तो इट इज नॉट अ सैंपल बट अ पॉपुलेशन, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन वाला डेटा फॉर्मूला यूज किया हुआ है एंड डिनोमिनेटर में n लिखा हुआ है, n-1 नहीं लिखा हुआ। और सिंबल्स में भी यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर यूज किया गया है। और अगर यहाँ पे आप x माइनस मीन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो म्यू यूज करते हैं, एक्स बार ना यूज करते। सो ये वेरिएंस था आपका, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन था इस डेटा का। उसके बाद कुछ थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। द न्यूमेरिकल measure such as mean, median, mode, range, variance or standard deviation calculated for a population data set is called population parameters or simply parameters. The summary measure calculated for sample data is called a sample statistics or sample और स्टैटिस्टिक। तो पॉपुलेशन के लिए जो ये सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स बोलते हैं। और जब यही चीजें सैंपल के लिए यूज होते हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं। टर्मिनोलॉजी में फर्क है लेकिन है वो एक्चुअली पैरामीटर्स ही। उसके बाद हम इन्हीं मेजर्स को फॉर ग्रुप्ड डेटा देख लेते हैं। मीन को अगर ग्रुप डेटा के लिए देखा जाए तो मीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फर्क आता है ग्रुप डेटा के लिए, वही मीन है अगर तो डेटा ग्रुप्ड नेचर का है। अभी हमने देखा है अनग्रुप्ड डेटा के लिए।
तो मीन को अगर ग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट किया जाएगा तो सिंपल आपने x को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और फिर n से डिवाइड करना है। इस केस में अज्यूम किया गया कि वेरिएबल का नाम m है। अगर वेरिएबल का नाम आप x ले दें तो फिर ये समीशन fx हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि m इज द वेरिएबल एंड f इज द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मिड पॉइंट भी लिखा हुआ है। हमने कहा था कि वेरिएबल मिड पॉइंट से कैलकुलेट होता है जब हमने पिछले क्लास में डिस्कशन की थी। और इस केस में भी फॉर्मूला वही है, सिर्फ हमने कहा पॉपुलेशन में n कैपिटल लिखते हैं और सैंपल में स्मॉल लिखते हैं। ग्रुप डेटा की अगर कैलकुलेशन होगी तो वेरिएबल को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सम लेके n से डिवाइड करेंगे। इसका एक सॉल्यूशन देख लेते हैं कि हमने पहले क्लासेस में कहा था ये एक ग्रुप है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है कि जिनका कम्यूटिंग टाइम 0 से 10 के दरमियान है ऐसे 4 एम्प्लॉइज़ हैं, 10 से 20 के दरमियान है ऐसे 9 एम्प्लॉइज़ हैं एंड सो ऑन। जिनका 40 से 50 मिनट के दरमियान कम्यूटिंग टाइम है ऐसे 2 एम्प्लॉइज़ हैं। अब हमने डेटा की एवरेज निकालनी है। सबसे पहले तो हमने वेरिएबल कैलकुलेट करना है। पिछली क्लासेस में हमने बात की थी कि वेरिएबल को मिड पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इस ग्रुप का स्मॉलेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू का एवरेज ले लेंगे। 0 + 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, 15, 25, 35, 45। ये हमारा वेरिएबल कैलकुलेट हो जाएगा जो मिड पॉइंट से ही कैलकुलेट होता है। इसको आप m भी कह सकते हैं, इसको आप x भी कह सकते हैं। तो अगर आप वेरिएबल को m कह रहे हैं तो आपने सबसे पहले वेरिएबल को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और उसका सम ले लेना है। 535 आ गया और इसको n से डिवाइड कर देना है। तो ग्रुप डेटा के केस में जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल विद इट्स फ्रीक्वेंसी, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल विद इट्स फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस केस में हमने वेरिएबल का नाम m रखा हुआ है। कई बुक में वेरिएबल को x कहा जाता है तो उधर फॉर्मूला लिखा होगा समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। बात अल्टीमेटली वही है कि वेरिएबल को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका सम लेना है और उसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है। अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को अगेन आप n कह लें या समीशन f कह लें, ये भी आपकी इंटरप्रिटेशन पे है। अल्टीमेटली आपने डिवाइड जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से ही करना है। यहाँ पे कई बुक्स में इसको n से डिनोट किया जाता है, कई बुक में इसको समीशन f भी कहा जाता है। तो आप इसको फॉर्मूला को समीशन m f डिवाइडेड बाय n कह लें या फॉर्मूला को समीशन f x डिवाइडेड बाय समीशन f कह लें। कैलकुलेशन अल्टीमेटली इसी तरह से होनी है। एक और डेटा है, इसका भी मीन देख लेते हैं कि हमें कहा गया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स इतने हैं जिनको 4 दिन लगते हैं, 13 से 15 के दरमियान ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनको 12 दिन लगते हैं एंड सो ऑन। अगेन हमने इसका मीन कैलकुलेट करना है तो पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। 10 और 12 की एवरेज लेंगे तो 1 आएगा, 13 और 15 की एवरेज लेंगे 14 आएगा और लास्ट में इसकी एवरेज लेंगे तो 20 आ जाएगा। ये आपके पास डेटा का वेरिएबल कैलकुलेट किया हुआ है। एज आई सेड, इसको आप m कहें या इसको आप x कहें, यह आपकी मर्जी है। फ्रीक्वेंसी हमें डेटा में दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी के सम को आप n कहें या समीशन f कहें, यह भी आपकी मर्जी है। आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है और उसका सम कैलकुलेट कर देना है और उसको आपने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है एंड दैट विल बी द मीन फॉर द डेटा। इसके आगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस हुआ है फॉर द ग्रुप डेटा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम ग्रुप डेटा के बारे में मज़ीद बात करेंगे। आज हमने सेंट्रल टेंडेंसी भी देखी और डिस्पर्जन भी देखा फॉर द अनग्रुप डेटा और मीन सिर्फ देखा हमने फॉर द ग्रुप डेटा। आगे हम ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे फॉर द ग्रुप डेटा। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।